स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सुनेंगे अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का मज़ेदार उपन्यास सावधान हिंदुस्तान का पार्ट 6। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। हमने 7 माइक्रोफोन तलाश करके नष्ट कर दिए हैं। जगमोहन बोला, मेरे ख्याल में अब और नहीं हैं, हम सुरक्षित हैं। और भी हो सकते हैं, देवराज चौहान ने कहा। कल से हम सिर्फ 7 छिपे हुए माइक्रोफोन ही बरामद कर सके हैं, और होते तो वो भी हमें मिल जाते। बहुत पावरफुल माइक्रोफोन लगा रखे हैं यहाँ। देवराज चौहान नजरें दौड़ाता कह उठा। 2 माइक्रोफोन ड्राइंग हॉल में मिले, एक प्रवेश द्वार से, बाकी बेडरूम और किचन में लगे थे। मेरे ख्याल में और नहीं है, जगमोहन गंभीर स्वर में कह उठा। तुम्हारा मतलब कि अब वो लोग हमें नहीं सुन रहे? मेरा तो यही ख्याल है, पर मुझे विश्वास नहीं होता कि हम सुरक्षित हैं, जबकि उन्होंने हमें खुले तौर पर कहा कि हम माइक्रोफोन तलाश कर लें, उनसे बच सकते हैं तो बचकर दिखाएं। वो आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। तुम्हें वहम हो रहा है, वो लोग तुम्हारे दिमाग पर हावी हो गए। मेरे दिमाग पर कभी कुछ हावी नहीं होता इतनी आसानी से। उनसे हमारा पीछा नहीं छूट सकता। विश्वास करो, अब वो हमारी बात नहीं सुन रहे। हमने सब माइक्रोफोन हटा दिए हैं। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। हमें आगे की रणनीति तैयार करनी चाहिए, जगमोहन ने कहा। वो लोग बंगले के बाहर जरूर होंगे, उनसे निपटना है। मेरे ख्याल में बाहर 2 या 3 लोग अवश्य होंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? देवराज चौहान चुप रहा। क्या सोच रहे हो? वो मामूली लोग नहीं लगते, अपने काम में माहिर हैं। हम उनसे इस तरह पीछा नहीं छुड़ा सकते। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतने ज़्यादा उनके प्रभाव में क्यों। शायद तुम उन लोगों को सही तरह से समझ नहीं पाए। मैंने समझा है उन्हें। वो बहुत सारे हैं और इस तरह एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि जैसे वो हर हाल में ये काम पूरा करना चाहते हैं। उस दिन जिस तरह उन्होंने हमें पार्किंग में घेरा, वो उनका खतरनाक अंदाज था। उन्होंने हमें समझा दिया कि वो कभी अकेले नहीं रहते, एक के पीछे एक। वो बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं। तुम्हारा मतलब कि बाहर ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं? बाहर के बाद आसपास कहीं और लोग भी होंगे और अपने लोगों का फ़ोन आने का इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं नहीं समझ पाया कि वो क्या चाहते हैं हमसे, पर वो अपने इरादे के पक्के हैं। तुम्हारा मतलब कि उनसे हमारा पीछा नहीं छूट सकता? जगमोहन चिल्लाया। आसान नहीं होगा ये। तुम तो। तभी देवराज चौहान का फ़ोन बजा। हेलो, जगमोहन से बात कराओ। मुन्ना खान की आवाज़ कानों में पड़ी। देवराज चौहान के होठ सिकुड़े और फ़ोन जगमोहन की तरफ बढ़ाया। क्या है? जगमोहन ने फ़ोन थामते पूछा। देवराज चौहान जवाब में मुस्कुराकर रह गया। हेलो, जगमोहन ने बात की। 7 माइक्रोफोन निकालकर तुम खुद को सुरक्षित समझ रहे हो। देवराज चौहान की बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही कि हमसे बच पाना आसान नहीं। यूँ समझो कि हम तुम्हारे भीतर तक घुस चुके हैं, उधर से मुन्ना खान ने कहा। जगमोहन फौरन कुछ नहीं कह सका। अभी तो तुम लोगों ने आधे माइक्रोफोन भी तलाश नहीं किए। मुन्ना खान की आवाज़ फिर आई। तो तुम अभी भी हमें सुन रहे हो? जगमोहन दांत पींचकर कह उठा। पूरी तरह। तुम लोगों ने वही माइक्रोफोन ढूंढे जो हम जानते थे कि तुम्हारे हाथ लग जाएंगे। अब एक बार फिर माइक्रोफोन ढूंढने का काम शुरू करो। दूसरे दौर में देखो और भी ढूंढ पाते हो या नहीं। तुम हमें खामखा उलझा रहे हो। तुम लोग खुद ही उलझे पड़े हो। मैंने तो नहीं कहा माइक्रोफोन ढूंढो। चाहते क्या हो? ये जानने के लिए अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 1 या 2 दिन और बस। फिर क्या होगा ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन कुछ खास तो होने वाला है। तुम हो कौन? बोला ना, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सब कुछ तुम लोगों के सामने आने वाला है। इसके साथ ही फ़ोन बंद हो गया। होठ बीचे जगमोहन ने फ़ोन कान से हटाकर देवराज चौहान को थमाया। देवराज चौहान की निगाह जगमोहन पर थी। तुम ठीक कहते हो, वो लोग आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, जगमोहन कह उठा। जब तक हम यहाँ लगे माइक्रोफोन नहीं ढूंढ लेते,
तब तक आपस में भी खुलकर बात नहीं कर सकते। हमारे गिर्द बहुत चालाक लोग हैं जिन्होंने हमें पूरी तरह उलझा दिया है, हमें खामखा ही व्यस्त कर दिया है। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। अगर ज़्यादा कुछ करने की चेष्टा की तो वो हम पर सख्ती भी कर सकते हैं, देवराज चौहान ने कहा। पर मुझे समझ में नहीं आता कि वो इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं। हमसे स्पष्ट बात क्यों नहीं करते कि उन्हें क्या चाहिए। हमें एक बार फिर से माइक्रोफोन की तलाश शुरू करनी चाहिए, देवराज चौहान नजरें दौड़ाता कह उठा। रात का 1 बज रहा था। पाकिस्तान हिंदुस्तान की राजस्थान सीमा मनवाव की तरफ एक कार अंधेरे में बढ़ती जा रही थी। कार की लाइटें बंद थी। ऊबड़ खाबड़ रास्ता था। कार जोरों से झटके खा रही थी। कार में 5 लोग थे। अबू, सुल्तान, हामिद अली, नवाब और मूसा उस छोटी सी कार में 5 ठूसकर भरे हुए बैठे थे। सुल्तान कार चला रहा था। आसमान साफ था और तारे चमक रहे थे, परंतु चंद्रमा कहीं नजर नहीं आ रहा था। इस वजह से अंधेरा महसूस हो रहा था हर तरफ। खामोशी थी कार में। कैप्टन शर्मा को फ़ोन कर अबू, सुल्तान ने कहा और जेब से फ़ोन निकालकर उसे दिया। अबू ने फ़ोन किया और कान से लगा लिया। नेटवर्क की समस्या के कारण कई बार नंबर मिलाना पड़ा। फ़ोन लग गया और फ़ौरन ही उधर से आवाज़ आई। पहुंच गए सुल्तान। मैं अबू हूँ कैप्टन शर्मा, हम 5-7 मिनट में पहुंच रहे हैं। अबू बोला। आ जाओ, मैं इंतज़ार में खड़ा हूँ, अब फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अबू ने कहा और फ़ोन बंद करके बोला, वो हमारे इंतज़ार में खड़ा है। साले को हमसे मिलने वाले नोटों का इंतज़ार है, सुल्तान कह उठा। ऐसा मत कहो, वो हमारा साथी है। कैप्टन शर्मा हमारे बहुत काम आता है। ऐसे लोगों की इज्जत करना सीखो। माफ़ी चाहता हूँ जनाब, सुल्तान ने फ़ौरन कहा। कुछ देर बाद एक जगह पर कार रोक दी सुल्तान ने। यहाँ से हमें पैदल आगे बढ़ना होगा, सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है। कार का इंजन बंद करता सुल्तान बोला। सब कार से बाहर निकले। हामिद अली, नवाब और मूसा के शरीर पर हिंदुस्तानी मिलिट्री की वर्दी पहने हुए का एहसास हुआ। मैं यहीं रुकता हूँ, अबू बोला, आगे मेरी जरूरत नहीं है। हाँ, तुम यहीं रहो, सुल्तान ने कहा। जनाब, आप लोगों का हिंदुस्तान का सफ़र खुशी से भरा रहे, सफलता से लदा रहे, अबू कह उठा। शुक्रिया अबू, ऐसा ही होगा, हामिद अली ने कहा। फिर वे सब सुल्तान के साथ आगे बढ़ गए। रास्ता खड्डों से भरा था। 5-7 मिनट चलने पर वे सीमा पर लगी तारों की बाड़ के पास जा पहुँचे। वहाँ सुनसान था, कोई भी उधर नहीं दिखा। कुछ ही मिनट बीते कि तारों के पार से कोई आता दिखा। उनके जूतों की आवाज़ें उठ रही थी। वो एक नहीं 2 लोग थे। मैंने आप लोगों को यहाँ आते देख लिया था। किशन, वो अपने साथ आए व्यक्ति से बोला, तारे काटो। दोनों के जिस्म पर फौज की वर्दी होने का एहसास हो रहा था। यहाँ सीमा पर नज़र रखने वाले जवान नहीं दिख रहे, सुल्तान ने पूछा। कुछ देर के लिए मैंने उन्हें यहाँ से दूर ड्यूटी पर लगा दिया है, वही आवाज़ पुनः सुनाई दी। तब तक किशन ने तारों को कटर से इतना काट दिया था कि झुककर एक आदमी भीतर जा सके। साथ ही तारों को हाथ से ऊपर कर दिया था। नीचे की तारों को जूते से दबा दिया। एक एक करके हामिद अली, नवाब और मूसा तारों के उस पार चले गए। तुम कैप्टन शर्मा हो, हामिद अली ने कहा। जी हाँ, और आप? हामिद अली, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। दोनों ने हाथ मिलाया। फिर कैप्टन शर्मा ने नवाब और मूसा से हाथ मिलाया। किशन, कैप्टन शर्मा बोला, कटी तारों को आपस में बांधकर अपनी ड्यूटी पर चले जाना। यस सर। आप लोग मेरे साथ आइए, कैप्टन शर्मा ने उन तीनों से कहा। हामिद अली दोनों बाहें ऊंची करके जोश भरे स्वर में कह उठा, सावधान हिंदुस्तान। हामिद अली के कदम हिंदुस्तान की ज़मीन पर पड़ गए हैं। ऊपर वाला बचाए हिंदुस्तान को। ये आपके लिए छोटा सा तोहफा है, असली नोट हैं। मूसा ने हाथ में पकड़ा ब्रीफकेस कैप्टन शर्मा को देते हुए कहा। धन्यवाद, कैप्टन शर्मा ने हंसकर ब्रीफकेस लेते हुए कहा।
पाकिस्तान के छपे नकली नोट भी होते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वे भी बेहतर क्वालिटी के होते हैं। हिंदुस्तान की जनता जिन नोटों का इस्तेमाल कर रही है उनमें से 20% नकली ही हैं और किसी को पता नहीं चलता कि वो नकली हैं। कैप्टन शर्मा उन तीनों को लेकर अंधेरे में आगे बढ़ गया। आसपास पेड़ झाड़ियाँ थी, हर तरफ अंधेरा था। कुछ दूर एक जगह पर सीमा के जवानों ने बल्ब की रोशनी कर रखी थी। तुम हमारे बहुत काम आते हो कैप्टन शर्मा, हामिद अली बोला। आप भी तो मेरे काम आते हैं, कैप्टन शर्मा हंसा। मैंने तुम्हारे बारे में सुना तो तुम्हें पसंद करने लगा, हामिद अली कह रहा था। धन्यवाद। बातों के दौरान वो तेज़ी से आगे बढ़े जा रहे थे। पता चला कि तुमने निकाह भी नहीं किया अभी तक। फौज की नौकरी फुर्सती कहाँ देती है। पाकिस्तान आओ तो बेहद खूबसूरत लड़की से तुम्हारा निकाह करवा देते हैं, उसे हिंदुस्तान ले आना। मैं आपकी बात पर गौर करूँगा हामिद अली साहब। कभी आप पर मुसीबत आए तो सीमा पार करके पाकिस्तान आ जाइए, हम आपको सिर आँखों पर बिठाएंगे। आप जैसे दोस्तों को करीब बैठे पाकर हमें बहुत खुशी होगी। मैं अवश्य पाकिस्तान आऊँगा और आपकी मेहमान नवाजी का मजा लूँगा, कैप्टन शर्मा ने कहा। 10 मिनट चलने के पश्चात वे एक जीप के पास जा पहुँचे। बैठिए, मैं आपको यहाँ से दूर पहुँचा दूँ। कहाँ छोड़ेंगे हमें? सुल्तान ने मुझे कहा था कि आप लोगों को मुनाव के रेलवे स्टेशन तक पहुँचा दूँ। वहाँ पर सुल्तान ने आपके लिए कोई इंतजाम कर। हाँ, वहाँ हमारे 2 आदमी इंतजार कर रहे हैं। कैप्टन शर्मा ने जीप का स्टीयरिंग संभाला। बाकी तीनों भीतर बैठे तो जीप आगे बढ़ गई। वो हिंदुस्तानी सैनिक ही था जो कि अंधेरे में ठीक से स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा था। वो दूर था और तब से ही उन पर नज़र रख रहा था जब तारे काटे जाने के बाद उन तीनों ने सीमा में प्रवेश किया था। कैप्टन शर्मा जब उन्हें लेकर चला तो फासला रखकर वो पीछे आने लगा और उनकी बातें सुनने का प्रयत्न करता रहा। जब वे जीप में बैठकर चले गए तो एक पेड़ से सटकर उसने मोबाइल फ़ोन निकाला और नंबर मिलाकर फ़ोन कान से लगाया। सतर्क निगाह अंधेरे में हर तरफ घूम रही थी। दूसरी तरफ बेल गई और तुरंत ही उधर से मार्शल की आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो हेलो, मार्शल 220 एट दिस साइड, वो दबे स्वर में कह उठा। 228? तुम्हें तो फौज में डाल रखा है। ठीक कहा मैंने, 228। यस मार्शल, ज़बरदस्त खबर है। तुम इस वक्त पाकिस्तान से लगती राजस्थान की सीमा पर तैनात हो। बिल्कुल सही मार्शल, तुम हर बात याद रखते हो। अब मेरी बात सुनो। इस वक्त मेरा ऑफिसर कैप्टन शर्मा है, अविनाश शर्मा। कुछ देर पहले ही 3 लोगों को सीमा पार करा कर लाया है वो, और जीप पर बैठाकर उन्हें मनवा स्टेशन तक छोड़ने गया है। मैं उन तीनों में से किसी को नहीं जानता जो पाकिस्तान से इधर आए हैं। एक के कंधे पर बैग लटका है, दूसरे ने एक ब्रीफकेस कैप्टन शर्मा को दिया है जिसमें कि नोट है। मतलब कि कैप्टन शर्मा अक्सर उनके लिए काम करता रहता है और शर्मा की ड्यूटी हमेशा बॉर्डर पर ही लगती है, बेशक वो किसी भी तरफ का बॉर्डर हो। मैंने अंधेरे में रहकर उनकी बातें सुनी है। उन तीनों में से एक पाकिस्तान का हामिद अली है। कौन? मार्शल का चौका स्वर कानों में पड़ा। हामिद अली। यस मार्शल। गलती तो नहीं कर रहे तुम 228? नहीं मार्शल, मैं गलती नहीं कर सकता। उसने हामिद अली अपना नाम बोला कैप्टन शर्मा के सामने। और बाकी के 2? उनका कोई जिक्र नहीं हुआ। तुम क्या कैप्टन शर्मा पर नज़र रख रहे थे? उधर से मार्शल ने पूछा। हाँ मार्शल, दरअसल कैप्टन शर्मा ने एक खास जगह से जवानों को हटाकर दूसरी तरफ लगा दिया था। यही बात मेरे शक की वजह बनी कि वो जगह खाली क्यों रख रहा है। ऐसे में मैं वहीं अंधेरे में एक पेड़ के पास दुबका रहा। फिर मैंने वो सब देखा और सुना जो अभी बताया है। तो इस वक्त कैप्टन शर्मा मनवाव गया उन तीनों को जीप में लेकर। हाँ, उस पाकिस्तानी का नाम एक बार फिर बोलो। हामिद अली। उन तीनों ने पहले ही हिंदुस्तानी फौजियों की वर्दियां पहन रखी थी। मैं नहीं जानता कि उन वर्दियों का इंतजाम शर्मा ने किया है या वे खुद ही करके आए थे।
सारा प्लान पहले से ही तैयार था। जानते हो हामिद अली कौन है? नहीं जानता मार्शल। वो पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठन का खतरनाक नेता है। कई बार हिंदुस्तान पर तगड़े हमले करा चुका है। उसके आदमियों का जाल हिंदुस्तान में फैला हुआ है। ये खतरनाक बात है कि खुद हिंदुस्तान आ पहुंचा है। मार्शल, कहो तो मैं उसे शूट करने की कोशिश। नहीं, तुम अपनी जगह पर रहो और इसी तरह खबरें देते रहो। शर्मा के साथ किसी और को भी देखा क्या? किशन नाम के फौजी को। वो अक्सर शर्मा के करीब ही रहता है। ओके, 228, कोई नई खबर हो तो बताना। बातचीत खत्म हो गई। मार्शल ने फ़ोन बंद किया और आगे बढ़कर इंटरकॉम का बटन दबाकर बोला, सतनाम, बुरी खबर है। हामिद अली हिंदुस्तान में आ पहुंचा है। वो हिंदुस्तान क्यों आएगा? यहाँ तो उससे खतरा बहुत है। इंटरकॉम से सतनाम की आवाज़ उभरी। 228 ने अभी खबर दी है कि हामिद अली के साथ 2 लोगों ने सीमा पार की है। 228 ने हामिद अली का चेहरा नहीं देखा, परंतु परिचय देते वक्त उसने ये नाम सुना है। मार्शल बोला, वो कोई दूसरा हामिद अली भी हो सकता है। उधर से सतनाम ने कहा, तुम चाहते हो कि मैं ये सोचकर आराम से बैठ जाऊं? मेरा ये मतलब नहीं था मार्शल। पाकिस्तान स्थित अपने एजेंटों से पता करो कि हामिद अली कहाँ पर है। ओके मार्शल। राजस्थान सीमा के पास हमारा कोई एजेंट है। रंजीत रामसर है, दारूखाना चलाता है। मुनावाव से कितनी दूर है रामसर? 50 मील के करीब। हमारा कोई एजेंट मुनवाव के पास में नहीं है अभी। नहीं, मुनवाव में कोई खास बात है क्या? हामिद अली मुनवाव के रेलवे स्टेशन के पास पहुंचने वाला है। तुम पाकिस्तान से हामिद अली के बारे में पता करो कि वो कहाँ है, कहकर मार्शल ने इंटरकॉम का स्विच ऑफ किया और टेबल की दराज से डायरी निकालकर उसके पन्ने पलटने लगा। जल्दी ही एक पन्ने पर वो रुका। वहाँ पर जवाहर मीणा नाम का फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। मार्शल ने फ़ौरन वो नंबर मिलाया और मोबाइल कान से लगा लिया। लंबी बेल जाने के बाद दूसरी तरफ से आधी अधूरी नींद से भरी आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो, जवाहर मीणा। मार्शल के स्वर में अधिकार के भाव आ गए थे। कौन? जवाहर मीणा की थोड़ी सी आवाज़ स्पष्ट हुई। बेहतर होगा कि तुम मेरा कोड सुन लो। MRL। क्या? इस पर आवाज़ से पूरी नींद गायब हो गई थी। इस पर आवाज़ से पूरी नींद गायब हो गई थी। MRL। जी यस सर। आवाज़ में सतर्कता आ भरी थी। अर्जेंट काम है। तुम बाड़मेर के पुलिस चीफ हो, परंतु काम मुनवाव का है। आप कहिए सर, काम हो जाएगा। तो वक्त खराब मत करो, काम सुनो। मुनवाव के रेलवे स्टेशन के पास एक मिलिट्री की जीप पहुंचने वाली है। उस पर 4 लोग हैं। चारों ने मिलिट्री की वर्दी पहन रखी है। 3 को वहां छोड़कर वो जीप वापस चली जाएगी। ऐसे में उनमें से तुम्हारे हाथ जो भी लगे उन्हें पकड़ लो। पहली कोशिश जिंदा पकड़ने की होनी चाहिए, नहीं तो मार दो। यस सर। लेकिन वो मिलिट्री वाले? फौजियों की वर्दी में वो आतंकवादी है। मार्शल ने कहा, ये काम तुम्हें फौरन करना है, कहीं हमें देर न हो जाए। 10 मिनट में मुनवाव में पुलिस हरकत में आ जाएगी, आप भरोसा रखें। मैं तुम्हें आधे घंटे बाद फ़ोन करूँगा, कहकर मार्शल ने फ़ोन बंद कर दिया। परंतु मार्शल के चेहरे पर व्याकुलता छाई रही। वो बेचैनी और सोच भरे अंदाज में कमरे में टहलता रहा। फिर फ़ोन उठाकर फ़ोन डायरी से नंबर निकाला और मिलाकर फ़ोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल गई। फिर नींद से भरी आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो, रंजीत। मार्शल शांत स्वर में बोला। यस मार्शल। आवाज़ में उसी पल सतर्कता आ गई। मुनावाव की सीमा पर कैप्टन शर्मा और किशन नाम के फौजी को उठा लाना है। किशन शर्मा के करीब ही रहता है। तुम फौरन तैयारी करके रामसर से मुनवाव पहुँचो और काम पूरा करो। मैं हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ। यस सर। इस मामले में भीतरी मदद के लिए तुम्हारे पास 228 होगा, जो कि कैप्टन शर्मा के दल में फौजी बना रह रहा है। 228 का फ़ोन नंबर तुम सतनाम से ले सकते हो। सुबह मुनवाव में तुम्हें हेलीकॉप्टर तैयार मिलेगा। तब तक तुम्हें बता दिया जाएगा कि हेलीकॉप्टर कहाँ मौजूद है।
वो सारा मिलिट्री एरिया है, सावधानी से काम करना। काम हो जाएगा मार्शल। कैप्टन शर्मा ने रेलवे स्टेशन से आधा किलोमीटर पहले जीप रोकी और बोला, यहाँ पर आप लोग कपड़े बदल लीजिए, फौजी वर्दियाँ उतारकर साधारण कपड़े पहन लीजिए। आप लोगों के पास ही लिफाफे में कमीज पैंट रखी है, जल्दी से ये काम पूरा कीजिए। क्या मैं पैंट कमीज पहनूंगा? हामिद अली बोला, मैं तो पठानी कमीज सलवार। हामिद अली साहब, कैप्टन शर्मा कह उठा, ये पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है, यहाँ कमीज पैंट ही चलती है। कमीज सलवार पहनेंगे तो दूर से ही पहचाने जाएंगे। मेरी सलाह है कि जब तक हिंदुस्तान में रहें कमीज पैंट ही पहने और चेहरा क्लीन शेड ही रखें। इससे आपकी सुरक्षा होगी और यहाँ के लोगों में आसानी से खप जाएंगे। तीनों ने जीप से उतरकर वर्दियाँ उतारी और कमीज पैंट पहन ली। S-21 बमों का बैग मूसा ने पुनः कंधे पर लटका लिया। वे पुनः जीप में बैठने लगे तो कैप्टन शर्मा ने कहा, आगे का सफ़र जीप में नहीं पैदल ही होगा। ये रास्ता सीधा आगे बढ़ते जाइए, 10 मिनट में स्टेशन पहुंच जाएंगे। जीप में क्यों नहीं ले जाते हमें? नवाब कह उठा, तुम लोगों के साथ स्टेशन तक जाना मेरे लिए ठीक नहीं है। फौजी स्टेशन तक आते जाते रहते हैं, यहाँ से पैदल चलो, 10 मिनट में स्टेशन पर पहुँच जाओगे। कैप्टन शर्मा बोला, वापसी कब होगी? तुम लोगों को उस पार भी तो पहुँचाना है। बता देंगे, तुम्हें 2 दिन पहले वापसी की खबर दे देंगे, हामिद अली ने कहा। फिर नवाब मूसा से बोला, आओ। तीनों आगे बढ़ गए। तुम लोगों की यात्रा सफलता से भरी हो। कैप्टन शर्मा जीप स्टार्ट करते बोला, शुक्रिया। तीनों अंधेरे से भरे रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। ट्रेन की बोबू की आवाज़ कानों में पड़ रही थी। वो हमें स्टेशन पर उतारता तो ज़्यादा ठीक रहता, मूसा बोला। उसे भी वहाँ खतरा हो सकता था, तभी तो वो पहले ही ठहर गया। हामिद अली ने कहा, हमारे आदमी स्टेशन के बाहर हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। वो अवश्य इंतज़ार में खड़े होंगे। ये सीमा से लगता इलाका है, यहाँ पूछताछ भी हो सकती है, हमें सतर्क रहना होगा। कुछ आगे जाने पर रास्ते के दोनों तरफ मकानों की कतारें शुरू हो गई थी। अब ये चौड़ी गली थी जहाँ से वे निकल रहे थे। स्ट्रीट लाइट जैसी कोई चीज़ नहीं थी वहाँ। एक आध मकान से ही रोशनी बाहर आ रही थी। तभी सामने गली से 2 तीव्र हेडलाइट एकाएक दिखने लगी। कोई वाहन अभी अभी गली में प्रवेश हुआ था। तीनों उस रोशनी में चमक उठे और वे सतर्क हो गए थे। सतर्क रहना, मूसा बोला, कुछ भी हो सकता है। हेडलाइट करीब आती जा रही थी। कुछ पास आने पर वे समझ गए कि वो ट्रक की हेडलाइट है। वो मिलिट्री का ट्रक था। पास से निकल गया वो। बॉर्डर के आसपास मिलिट्री वाले ही ज़्यादा नज़र आते हैं, हामिद अली ने कहा। तभी तो वो शर्मा हमें कुछ पहले ही छोड़कर वापस चला गया। अब ट्रेन और इंजनों की आवाज़ें उन्हें करीब से सुनाई देने लगी थी। गली पार होने को थी। जल्दी ही वे गली के किनारे पर पहुंच गए। गली के आखिरी मकान की दीवार के पास सटकर खड़े हो गए। सामने चौड़ी सड़क थी और सड़क के उस पार स्टेशन की लाइटें नजर आ रही थी, परंतु उनके दीवार के साथ सट जाने की वजह दूसरी थी। सड़क पर और स्टेशन के आसपास पुलिस ही पुलिस नजर आ रही थी। वो करीब 150 पुलिस के जवान थे जो हथियारों के साथ वहाँ फैले दिखाई दे रहे थे। स्टेशन के सामने वाली इस सड़क पर मध्यम सी रोशनी थी। स्ट्रीट लाइटें लगी थी। वो वहीं दीवार के साथ लगे सामने नज़ारा देखते रहे। इधर अंधेरा था। यहाँ तो बहुत पुलिस नज़र आ रही है, नवाब बोला। ऐसा क्यों? ये पुलिस हमारे लिए यहाँ मौजूद है, हामिद अली गंभीर स्वर में बोला। हमारे लिए? नवाब चौंका। हाँ, हमारे आने की खबर बाहर आ गई है और ये भी कि हम स्टेशन की तरफ आ रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पुलिस वाले 20-25 मिनट पहले ही यहाँ पहुँचे होंगे। हामिद अली ने कहा, किसी ने हमसे गद्दारी की है। किसने? कहीं शर्मा ने तो नहीं की? मूसा ने कहा, वो हमें तभी कुछ पहले छोड़कर चला गया। शर्मा गद्दार नहीं है, हामिद अली सामने नजरें दौड़ाता कह उठा। उसने हमें सीमा पार कराई है, यहाँ तक खुद छोड़ने आया।
वो जानता है कि हम फंसे तो वो भी फंसेगा। गद्दार कोई और, शर्मा का कोई साथी या हमारा साथी। मूसा ने कहा, हमारे वे लोग जो ये जानते हैं कि हम आज रात आ रहे हैं। नवाब बोला, कोई भी गद्दार हो सकता है, हमें गद्दार को तलाशने की जरूरत नहीं, परंतु आगे के लिए हमें सतर्क रहना होगा। हामिद अली ने कहा और जिस मकान की दीवार के साथ सटा खड़ा था उसे ध्यानपूर्वक देखने की चेष्टा की। अब क्या करना है? नवाब बोला, इस मकान के भीतर जाने का रास्ता देखो। हामिद अली ने कहा, मकान के भीतर क्यों? हमें वापस गली में चल देना चाहिए और कोई दूसरा रास्ता। तुम चाहते हो नवाब कि हामिद अली पीठ दिखाकर निकल ले, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान। हामिद अली पीठ कभी नहीं दिखा था। जिस रास्ते पर हामिद अली चलता है वहाँ अपने निशान जरूर छोड़ जाता है। ये लोग हमारे इंतज़ार में हैं तो इन्हें मालूम हो जाना चाहिए कि हामिद अली यहीं से गुजरा था। हामिद अली ने खतरनाक स्वर में कहा, हम यहाँ से जाएंगे, परंतु अपने कदमों के निशान छोड़कर इस मकान के भीतर घुसने का रास्ता देखो। नवाब फौरन मकान के गेट के पास पहुंचा। गेट खोला तो वो खुल गया। तीनों भीतर प्रवेश कर गए। गेट बंद कर दिया गया। थोड़ी सी खाली जगह के बाद कमरों के 2 बंद दरवाजे नजर आए। आगे बढ़कर उन्होंने देखा तो दरवाजों को भीतर से बंद पाया। बाहर कूलर लगा था, उसका स्विच और प्लग बाहर ही था। नवाब ने स्विच ऑफ किया तो कूलर भी बंद हो गया। तीनों एक तरफ अंधेरे में दुबक गए, इंतजार करने लगे। आधा मिनट ही बीता कि दरवाज़ा खुला और एक युवक अंडरवियर पहने बाहर निकलकर कूलर का स्विच प्लग चेक करने लगा कि तभी नवाब ने उस पर झपटा मारा और उसके होठों पर हथेली टिका दी। युवक छटपटाया। खामोश रहो। नवाब उसके कान के पास फुसफुसाया, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। युवक कुछ संभला। तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूँ, फालतू की आवाज़ निकाली तो मारे जाओगे। युवक ने सिर हिलाया। नवाब ने उसके होठों पर से हथेली हटा दी। युवक घबराया सा पलटा, परंतु अंधेरे में उसके चेहरे के भाव नजर नहीं आ रहे थे। उसने तीनों पर नज़र मारी, परंतु कुछ कहा नहीं। अंधेरे में वो वैसे ही खड़ा रहा। क्या हुआ? भीतर से युक्ति की आवाज़ आई। इतनी देर क्यों लगा दी? कूलर बंद क्यों हो गया? नवाब ने हाथ बढ़ाकर कूलर का स्विच ऑन कर दिया। कूलर फिर पहले की तरह चलते शोर करने लगा। घबराओ मत, हामिद अली धीमे स्वर में बोला, हम सिर्फ 20 मिनट तुम्हारे घर में रहेंगे, तुम्हें पैसे देकर जाएंगे। भीतर कौन है? मेरी पत्नी। उसे समझा देना कि चुप रहे। हामिद अली बोला, इसे पैसे दे दो। नवाब ने जेब से नोटों की गड्डी निकाली और युवक के हाथ में दे दी। और कौन है घर में? मेरे माँ बाप हैं जो छत पर सो रहे हैं। युवक बोला, तुम लोग कौन हो? भीतर चलो। तीनों युवक को लिए भीतर चले गए। मूसा ने दरवाज़ा बंद कर लिया। बन्नो, युवक बोला, तू चादर ऊपर ले ले, मैं लाइट जलाने जा रहा हूँ। रोशनी मत करो, मूसा कह उठा। पलों की शांति के बाद युवती की हड़बड़ाई आवाज़ आई, कौन है? तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ जो? शांत रहो बन्नो, चुप रहो। युवक ने कहा, मेरे साथ 3 लोग हैं, मैं नहीं जानता इन्हें। ये कुछ देर यहाँ रहकर चले जाने वाले हैं। इन्होंने मुझे पैसे भी दिए हैं, समझी तुम? समझ गई। युवती की आवाज़ हाँप रही थी। ये चले जाएंगे ना? अभी चले जाएंगे। हामिद अली बोला, तुम हमारी बहन हो, निश्चित रहो, हमसे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। जवाब में युवती ने कुछ नहीं कहा। मूसा, तुम यहीं रहो, हामिद अली बोला, और तुम हमें बताओ कि यहाँ से हम स्टेशन की तरफ कैसे देख सकते हैं। दूसरे कमरे की खिड़की स्टेशन की तरफ खुलती है, मेरे साथ आओ, युवक बोला। हामिद अली, नवाब और युवक दूसरे कमरे में पहुँचे। सड़क की तरफ खुलने वाली खिड़की खुली थी। वहाँ से स्टेशन स्पष्ट दिखाई दे रहा था। ट्रेनों की आवाज़ें यहाँ तक स्पष्ट सुनाई दे रही थी। खिड़की से सड़क पर घूमते पुलिस वाले नजर आ रहे थे। तुम लोग कौन हो? युवक ने हिम्मत करके पूछा। हम सीमा पार से आए हैं, हामिद अली बोला।
हामिद अली 5 मिनट तक उस खिड़की से बाहर ही देखता रहा। यहाँ से 300 कदम दूर स्टेशन की छोटी सी इमारत बनी नजर आ रही थी। तुम? हामिद अली अंधेरे में पलटकर युवक से बोला। स्टेशन तक आने और जाने में कितना समय लोगे? क्या मतलब? युवक चौंका। तुम्हें स्टेशन तक जाना हो और वापस आना हो तो कितना वक्त लगेगा? 5 मिनट, युवक उलझन भरे स्वर में कह उठा। हम तुम्हें एक बम देने जा रहे हैं। उस बम को लेकर तुम स्टेशन पर किसी भी कूड़ेदान में डालकर तुरंत वापस आ जाओगे। नहीं नहीं, युवक के होठों से निकला। मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम करोगे? नहीं, मैं नहीं। नवाब, इसे नोटों की गड्डी और दे दे। मुझे नोट नहीं। एक गड्डी 1 लाख रुपए की है। 1000 के नोट हैं ये। सीमा पर बनी इस जगह पर 1 लाख रुपए की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। 1 लाख तुझे मिल चुका है, दूसरा लाख अब दे रहे हैं। नहीं, मैं नहीं लूँगा पैसे। मैं बम नहीं रखूँगा, युवक घबराए स्वर में कह उठा। नवाब ने गड्डी निकालकर जबरदस्ती युवक की हथेली पर रख दी। नहीं, मैं नहीं। अपनी पत्नी से तू बहुत प्यार करता है ना? हामिद अली शांत स्वर में बोला। हाँ। तो उसकी जान के खातिर तू ये काम कर, नहीं तो हम अभी उसे मार। तुमने उसे बहन कहा है, फिर कैसे मारोगे उसे? हम सब कुछ कर सकते हैं। उसकी गर्दन तोड़कर दिखाएं। उसे मारा तो तू भी जिंदा नहीं रहेगा। बोल। युवक चुप रहा। सारी बातचीत गहरे अंधेरे में हो रही थी। इसे S21 10 मिनट तक सेट करके दे, हामिद अली ने कहा। नवाब कमरे से बाहर निकल गया। हाँ, मैंने तुम्हारा काम कर दिया तो मुझे और मेरी पत्नी को नहीं मारोगे ना? नहीं, हम बिना वजह खून खराबा नहीं करते। नवाब मूसा के कंधे पर लगे बैग में से S21 ले आया और उसे 10 मिनट के वक्त पर चंद पलों में सेट कर दिया। अब बम की नन्ही सी स्क्रीन पर डिजिटल सेकंड चलने लगे थे, जो 10 मिनट से एक एक सेकंड करते कम होते जा रहे थे। नवाब ने युवक के हाथ में मुट्ठी के आकार का बम थमा दिया। बम चालू हो चुका है, हामिद अली बोला। जल्दी से जाकर स्टेशन की इमारत पर रखाओ। अभी 10 मिनट हैं। बम फटने में तुम वापस आओगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। बाहर पुलिस घूम रही है। बम को किसी कपड़े में लपेट कर ले जाना कि इसकी स्क्रीन न चमके। अगर तुमने पुलिस वालों को हमारे बारे में बताने की चेष्टा की तो हम तुम्हारी पत्नी और छत पर सोए माँ बाप को मार देंगे। ठीक से काम करके लौट आए तो 2 लाख रुपए के साथ मजे करोगे। जल्दी से निकल जाओ। क्यों वक्त खराब कर रहे हो? चप्पल ढूंढने में वक्त खराब मत करो, निकल जाओ। युवक ने जल्दी से तहमत लपेटी, कमीज डाली और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। नवाब बाहर गेट तक छोड़ने गया। युवक ने बम को छोटे से कपड़े में लपेट कर रखा था। हामिद अली खिड़की पर रहकर बाहर का नज़ारा देख रहा था। नवाब उसके पास आकर बोला, मेरे ख्याल से वो काम कर देगा। ज़रूर करेगा। वो देखो, वो सड़क पार कर रहा है। हामिद अली बाहर देखता कह उठा। पुलिस वाले उसे नहीं रोकेंगे क्योंकि वो स्थानीय व्यक्ति है। वो आराम से बम रखकर वापस आ जाएगा और जब बम फटेगा तो वो हामिद अली के कदमों के निशानों की छाप होगा कि हामिद अली यहाँ से गुजरा था। अब हमें किसी पर भरोसा नहीं करना है। हम खुद ही मुंबई पहुँचेंगे, यहाँ से गुजरात और फिर मुंबई, ताकि हमारे बारे में हिंदुस्तान की सरकार न जान सके। दोनों की निगाह खिड़की के बाहर ही टिकी रही। S21 बम इतना पावरफुल है कि पूरा स्टेशन उड़ जाएगा, ट्रेन की पटरियां उड़ जाएंगी। वहाँ गाड़ी खड़ी हुई तो वो टीन के डिब्बे की तरफ पिचक जाएंगे। इस छोटे स्टेशन पर ज़्यादा लोग तो नहीं होंगे, पर जितने भी होंगे सब मरेंगे। अब मज़ा आएगा हिंदुस्तान में, हामिद अली क्रूरता भरे स्वर में कह उठा। सावधान हिंदुस्तान, हामिद अली सबको बर्बाद कर देगा। वो आ रहा है, नवाब के होठों से निकला। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ उसे। मिनट भर में ही युवक वापस घर आ पहुँचा। वो हाँप रहा था, पसीने से भरा था। देखो, हामिद अली मुस्कुराकर बोला, कितना आसान काम था। तुम तो खामखा ही घबरा रहे थे। युवक कुछ नहीं बोला। घर में अंधेरा था। मामूली सा काम करके तुमने लाख रुपए कमा लिए।
हमारी बात मानोगे तो ज़िंदगी भर मौज में रहोगे। अगर तुम हमारे लिए काम करना चाहो तो हम तुम्हें और भी काम दे सकते हैं। पता नहीं, घबराए हुए हो अभी तक तुम। कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद हमारा आदमी तुमसे मिलेगा। अगर इसी तरह के छोटे छोटे काम और करना चाहो तो उससे बता देना। एक पैकेट को कहीं रख आना है। इस मामूली काम के बदले लाखों रुपए मिलेंगे। वो काम बुरा नहीं है। आराम से सोचकर हमारे आदमी को बता देना। हामिद अली ने प्यार से कहा। जनाब, 1 मिनट रह गया, नवाब कह उठा। फिर तो हमें चलना चाहिए। वे दूसरे कमरे में पहुँचे। युवक की पत्नी चादर लपेटे अंधेरे में बैठी थी। मूसा कमरे में दीवार के सहारे खड़ा था। चलो, हम यहाँ से निकलेंगे, नवाब ने मूसा से कहा। देखते ही देखते उस मकान से बाहर निकले और अगले ही पल कयामत से भरे थे जैसे। कानों को फाड़ देने वाला धमाका हुआ। पांव तले जमीन कांपती सी लगी। वो तीनों पल भर के लिए लड़खड़ा गए। स्टेशन की इमारत को उड़ते देखा उन्होंने। चीखों पुकार सुनी। अगले ही पल हर तरफ अंधेरा छा गया। पत्थरों के कई टुकड़े उनके पास आकर गिरे। धूल का बहुत बड़ा गुब्बार और धुएं का गोला आसमान की तरफ उड़ता दिखाई दिया। चीखों पुकार ही सुनाई दे रही थी। अब किसी का ध्यान हमारी तरफ नहीं जाएगा, मूसा कह उठा। S-21 तो कमाल का बम है, हामिद अली खतरनाक स्वर में कह उठा। एक बम ने इतनी तबाही फैला दी तो 4 कहर बरपा देंगे। मुनावाव का स्टेशन उड़ा दिया गया। मार्शल फोन पर परेशान सा बात कर रहा था। ये कैसे हुआ? एक धमाके में पूरा स्टेशन उड़ गया। 2 गाड़ियों के डिब्बे पटरियों से उतरकर नीचे जा लटके। 100 से ज़्यादा के मारे जाने की खबर। 20 पुलिस के जवानों के मरने की आशंका जो वहां पहरा दे रहे थे। और जीप में 4 मिलिट्री वाले नहीं दिखे। ओह! मार्शल ने फ़ोन बंद करके पुनः नंबर मिलाया और फ़ोन कान से लगा लिया। चेहरे पर कठोरता नाच रही थी। हेलो, उधर से रंजीत की आवाज़ आई। क्या पोजीशन है रंजीत? मार्शल ने पूछा। मार्शल, हम अभी अभी बॉर्डर के पास पहुँचे हैं। 228 से मैंने फ़ोन पर संपर्क किया है। वो हमसे मिलने आ रहा है। उसी से पता चलेगा कि कैप्टन शर्मा कहाँ पर है। वो ही हमारा मार्गदर्शन करेगा कि कैसे शर्मा पर हाथ डालना है। ये काम हर हाल में पूरा होना चाहिए। ज़रूर होगा मार्शल। तुम्हारे साथ कौन लोग हैं? 4 लोग हैं, मेरे भरोसे के हैं और काम करने का दमखम रखते हैं। रंजीत की आवाज़ आई। अब हेलीकॉप्टर के बारे में सुन लो। वो मुनावाव के हाईवे के 3 मील के किनारे कट्टे जंगल में खड़ा है। मैं वो जगह समझ गया मार्शल। तुमने कैप्टन शर्मा को उनके हवाले करना है, साथ नहीं आना। समझ गया। अब मुझे फ़ोन मत करना मार्शल, रात का वक्त है। फ़ोन की आवाज़ गूंजती है और मैं मिलिट्री एरिया में छिपा खड़ा हूँ। ज़रूरत पड़ने पर मैं ही तुम्हें फ़ोन करूँगा। उसके साथ ही उधर से रंजीत ने फ़ोन बंद कर दिया था। मार्शल ने इंटरकॉम का बटन दबाया और बोला, वो आतंकवादी गुट का सरगना हामिद अली ही है जो सीमा पार करके हिंदुस्तान में आ पहुँचा है। क्या वो पकड़ा गया? नहीं, लेकिन उसने मुनावाव का रेलवे स्टेशन उड़ा दिया है क्योंकि वहां उसके इंतजार में पुलिस फैल चुकी थी। ऐसा बड़ा काम हामिद अली ही कर सकता है, वरना मुनावाव जैसी छोटी जगह से आतंकवादियों का कोई मतलब नहीं है। हामिद अली का हिंदुस्तान आना बुरी खबर है। वो कोई बड़ा काम करने आया है। पूरे हिंदुस्तान में रेड अलर्ट जारी करवा दो। ये काम तो मैं अभी करवा देता हूँ, परंतु हमारे पास हामिद अली की तस्वीर नहीं है। कोई बात नहीं, हर रास्ते पर नाकेबंदी करवा दो। वो 3 लोग हैं, अपनी मंजिल की तरफ इकट्ठे ही आगे बढ़ सकते हैं या अलग अलग भी। पैनी निगाह रखकर उन्हें ढूंढा जाए। मनवाव से वो राजस्थान के रास्ते बाड़मेर होते हुए आगे बढ़ेंगे या गुजरात में भी प्रवेश कर सकते हैं। राजस्थान और गुजरात में ज़बरदस्त इंतजाम करवा दो। यस मार्शल, अगर हामिद अली हमारे हाथ आ जाता है तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, मार्शल ने कहकर इंटरकॉम का बटन दबाया और कमरे में चहलकदमी करने लगा। कुछ देर बाद कुर्सी पर आ बैठा। चेहरे पर सोचे नाच रही थी। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। अगर यह नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।